नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं संजय धूपर जी और मैम हमारे साथ हैं वैशाली धूपर जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है गूंज में। धन्यवाद आप लोग का सभी का। करते हैं आज के सफर की शुरुआत। सर और मैम के साथ बहुत सारी बातें जानेंगे ग्वालियर के बारे में, म्यूजिक के बारे में और साथ ही उनकी जर्नी के बारे में। तो सर, मेरा तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है, हम जब भी किसी सफर की शुरुआत करते हैं, कहीं आगे बढ़ते हैं, एक जर्नी होती है, कुछ बातें होती हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी आज तक आप काफी सारे लाइव शोज करते हैं ग्वालियर के तैरते रंगमंच पर, कैसी ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? देखिए, मेरी जो स्कूल एजुकेशन है वो मैं सतना मध्य प्रदेश में होती, उस आज भी बहुत उतना डेवलप नहीं है, लेकिन वहाँ से मेरी रही सरस्वती शिशु मंदिर से, और स्कूल लेवल तक म्यूज़िक से कोई वास्ता नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग करने नागपुर पहुँचा तो उस वक़्त कुछ परिवार की ऐसी स्थितियाँ थी कि कहीं पर से भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च और साथ में नागपुर शहर में रहने का खर्च, ये घर की स्थिति नहीं थी कि वो हमारे पिताजी उसको उठा सके। और वो वाकई में सच्चाई थी, क्योंकि कुछ हमारे घर में कुछ ऐसे हादसे हो चुके थे। तो लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में जो है मैंने कहा था कि मैं इसको, आप थोड़ी सी मेरी मदद करो, बाकी मैं वहाँ पर कुछ काम करता हूँ। और उसके बाद जो है मैंने वहाँ पर बारात घर, जो है यहाँ पर मैरिज गार्डन कहते हैं, उसमें मैंने अपना जॉब करना चालू किया। जॉब नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने वहाँ पर जो भी उन्होंने कहा मैंने काम करना चालू किया। तो वहाँ से मुझे कुछ रहने का, खाने का, और कुछ हमको वहाँ से खर्च मिलना चालू हुआ। और वहीं पर ऑर्केस्ट्रा आया करती थी, नागपुर की बहुत बड़ी ऑर्केस्ट्रा मेलोडी मेकर्स थी, वहाँ पर वो आया करते थे, रेगुलर प्रोग्राम्स करते थे। तो वहाँ पर मैं कुछ उनके जो सेटअप को इंस्टॉल करने में उनकी मदद करता था। तो उस वक्त जॉस ड्रम पे जब वो बांध करके इंस्टॉल करके चले जाते थे, तो मैं कुछ अपना कुछ उसमें हाथ पैर ऐसे हिलाता था। तो करते 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 महीने 2 महीने में उन्होंने देखा कि मेरा ड्रम पे कुछ हाथ सेट है। तो उन्होंने बीच बीच में एज ए इमरजेंसी मुझे को यूज़ किया, चलो आज मेरा ड्रमर आया नहीं है धूपर, तुम ड्रम बजाओ, चलो मैं तुमको 20 रुपये दे रहा हूँ, 50 रुपये दे रहा हूँ, ड्रम बजाने के दे रहा हूँ। तो एज ए मेरी एंट्री पर सबसे पहले एज ए ड्रमर हुई। लेकिन उस वक्त जो मेलोडी मेकर्स के जो मेरे गुरु भी रहे, अब तो शांत हो गए, हमारे ओपी सिंह जी, उन्होंने मुझसे कहा कि धूपर तुम्हारी आवाज़ जो है रफ़ी साहब से बहुत मिलती है। तो मैंने कहा उनसे कि साहब मैं तो गाता नहीं हूँ, आपने कैसे समझ लिया कि मैं रफ़ी साहब से गाता हूँ? तो वो रफ़ी साहब से वो मिले हुए थे, उनकी मुलाकात कही। बोले नहीं, जब रफ़ी साहब बात करते हैं और तुम जो बात करते हो उसमें तुम लोग की आवाज़ मिलती है, काफ़ी लहजा मिलता है, तुम रफ़ी साहब के गीत गाओ। मैंने कहा, फिर मैंने कुछ उनके कहने भी, चूँकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, संगीत का शौक़ कहीं नहीं था, संगीत मेरे दिमाग में कहीं नहीं था, मजबूरी थी कि कैसे भी पैसे करना है और पैसे ला करके, और पैसे मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करनी है। तो मैंने उसको एक जुनून मान करके मैंने उसको सीखना चालू किया। और धीरे धीरे जब उन्होंने मेरी प्रैक्टिस भी कराई, और जो पहला गीत जो मैंने स्टेज पे पब्लिक डोमेन पे गाया, मैं जटी अमला पगला दीवाना, फिल्म प्रतिज्ञा का, तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पर पसंद किया और पैसे भी मिले मुझे उसमें। उसके बाद जो यात्रा चालू हुई, तो जॉर्ज ड्रम तो पीछे रह गया, कभी कभी मैं उसको बजाता था, लेकिन फिर वो रफ़ी साहब के गीतों की यात्रा चालू हुई, जो कि आज तक अनवरत चालू है। आपकी ये यात्रा ऐसी ही चलती जाए, ऐसी शुभकामनाएं हमारी हैं, क्योंकि बहुत ऐसा कम होता है कि लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं जब आप एक लंबे समय तक किसी चीज़ को करते हैं तो आपका जुड़ाव उस चीज़ से हो जाता है। और आपका जुड़ाव हमें संगीत से बखूबी दिख रहा है, क्योंकि कई सारे हमने आपके परफॉर्मेंस देखे हैं। हम बैजताल की बात करें, बहुत जगह आपने लाइव परफॉर्मेंस किए हैं, ऑडियंस के लिए किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, तो ग्वालियर वासियों के लिए एक बेनिफिट की बात यह है। दूसरी बात करें सर, हम इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है, कैसा वो एक्सपीरियंस रहा और कैसी ये जर्नी रही? ये पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो सलाह थी, ये हमारी ये साथ में बैठी हैं, ये इन्होंने दिया, क्योंकि लगातार हम लोग कार्यक्रम इस तरह करते थे। ये भी मेरे साथ स्टेज में मेरे साथ जो भी रफ़ी साहब के जो ड्यूट गीत थे या कुछ इनकी जो परफॉर्मेंस थी, इनको भी बचपन से काफ़ी शौक़ था। तो मैंने इनको पहले तो, हालांकि ये नाना करती रही, लेकिन मैंने इसको धीरे धीरे इनको भी मैंने प्रैक्टिस में लाया मैं।
तो इनका इंस्पिरेशन था कि नहीं संजय कुछ ऐसा काम करना है जो कि, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल है। देखिए कंपटीशन हर जगह रहते हैं आज की तारीख में। अगर कोई भीख भी मांगता है तो उसके लिए भी कंपटीशन है। आप देखिए कितने सारे लोग वहाँ पर आपको लाइन में लगाए, उनके आपस के भी कंपटीशन होते हैं। तो हर क्षेत्र में कंपटीशन है, तो कुछ अलग करना, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है। वो जमाना अलग था जहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत स्लो हुआ करती थी, अब बहुत फास्ट है। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारा प्रोफाइल एकदम से जम करे। तो चूंकि मैं हरदम 3-3 से 4-4 घंटे की परफॉर्मेंस में अपने स्टूडियो से, कोरोना के टाइम पे भी मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंस ऑनलाइन की, जहाँ से 3-3, 4-4 घंटे की परफॉर्मेंस मैंने लगातार करता था, स्टेज भी करता था। तो मैंने पूरा स्टडी किया, तो मैंने देखा कि रफ़ी साहब के गीतों का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 4 घंटे का है लगातार गाने को। रफ़ी साहब के गीत काफ़ी टफ पड़ते हैं। आम जो गायक है वो भी सब अच्छे गायक हैं, लेकिन रफ़ी साहब की जो गायकी है वो और गायकों से एक अलग अंदाज में और काफ़ी उनसे कठिन है। उनके जो गीत हैं वो सब बहुत अपर कॉर्ड के कठिन गीत पड़ते हैं, तो इसलिए उसमें जो परफॉर्मेंस है वो 4 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो मैंने कहा जब मैं 4 घंटे तो लगातार कर लेता हूँ, तो मेरे दिमाग में आया, इन्होंने कहा कि अब ऐसा करो जो लंबे समय तक कोई तोड़ नहीं पाए जी। तो हमने फिर उसको 12 घंटे की तैयारी की। 12 घंटे करने के हिसाब से फिर हमने उसकी काफ़ी प्रैक्टिस की ऑनलाइन। हमने जब कोरोना टाइम चल रहा था तो हमने स्टूडियो से भी 12-12 घंटे के 2-2 शोज़ लाइव किए, लेकिन वो रिकग्नाइज नहीं थे क्योंकि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थे, लेकिन हमने प्रैक्टिस पूरी कर ली थी। फिर जैसे कोरोना ख़त्म हुआ और उसके बाद हमने ये प्रपोजल जो है हमने नगर निगम में दिया, मध्य प्रदेश शासन को हमने दिया, क्योंकि आर्थिक स्थिति ये नहीं थी कि हम उस पूरे इवेंट का पूरा खर्च हम उसमें उठा सकें। लेकिन उस वक्त जो है नगर निगम, मध्य प्रदेश शासन ने, नगर निगम के अधिकारियों ने, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया और मैंने उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को वहाँ पर बनाया। और भी मेरे साथ वहाँ पर और भी लोग जो मेरी टीम में पार्टिसिपेंट थे, लेकिन ये थी मेरे साथ जो थी उस वक्त नीलू महेश्वरी जी भी थी जो कि मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रही थी। एक हर्षिता कुशवाहा थी, वो भी पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन मेन इनका पूरा रोल था। इन्हीं की इंस्पिरेशन से मैं उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को पूरा कर पाया, तो इनका रोल बहुत ज़्यादा है। और कहते हैं कहीं ना कहीं एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ बिल्कुल, तो हम ये मान सकते हैं कि जो कहावत है वो साक्षात होती नजर आ रही है। सर इसके अलावा हम बात करें, यूनेस्को ने ग्वालियर को म्यूजिक सिटी घोषित किया है। जी हाँ। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसमें कई एक हद तक माने कंट्रीब्यूशन आपका भी रहा है सर और मैम आप दोनों का, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? क्या आपको महसूस हो रहा है, कैसी ये जर्नी थी और अब आगे क्या विजन है? वो एक गाना है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे ग्वालियर में रहते हुए करीबन 95 से मैं ग्वालियर में हूँ और ये मेरे ख्याल से मेरे हिंदुस्तान की तीसरा शहर है जो कि संगीत नगरी के तौर पे इसको दिया गया है। बनारस सर एक अभी साउथ की एक सिटी है, मैं उसका नाम ठीक से भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, ग्वालियर है जी। और मेरे ख्याल से जैसे मैहर है आला की नगरी है और जो लखनऊ है वो नवाबों की नगरी है, नागपुर संतरों की नगरी है, ग्वालियर तानसेन की नगरी है। तो मेरे ख्याल से बहुत देर कर दी और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। और यहाँ पर बहुत सारी संगीत की जो हैं कला विधाएं, बहुत सारे अच्छे में ग्वालियर के घराने हैं, बहुत अच्छे अच्छे शास्त्रीय गायक हैं जो यहाँ से कई रागों की यहाँ से रचना हुई है और यहाँ से निकल करके लोग काफ़ी बॉलीवुड में जाकर गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गए हैं, नए नए रागों की संरचना हुई है। मेरे ख्याल से बहुत दूर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और हम सब गर्व करते हैं कि हम सब ग्वालियर के हैं। और मैं समझता हूं कि ग्वालियर के जिन्होंने कला का प्रदर्शन किया है वो उनका तो योगदान है, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे ज़्यादा दर्शकों का योगदान है। क्योंकि मैं जब बैजाताल में जब मैं परफॉर्मेंस देता हूं और जो उसका कॉन्सेप्ट है तैरता हुआ रंगमंच, लोग मेरे को घंटों खड़े होकर के सुनते हैं साहब। जो मैं और अन्य शहरों में भी मैं प्रोग्राम करता हूं तो मैं इस चीज़ को फील करता हूं कि जो संगीत के प्रति, अच्छे संगीत के प्रति जो दीवानगी है जो मुझे ग्वालियर में मिलती है वो मुझे हिंदुस्तान के किसी अन्य शहर में उसकी कोई कल्पना नहीं। क्योंकि यहाँ का आदमी खड़े होकर सुनता है। जब बैजाताल में होता है प्रोग्राम तो खड़े होकर लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, बूढ़े सुनते हैं, परिवार के साथ सुनते हैं। बाकी शहरों में तो कुर्सी नहीं मिलती तो लोग चले जाते हैं, यहाँ तो खड़े होकर सुनते हैं। तो दर्शकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान। तभी तो ग्वालियर को म्यूजिक सिटी कहा जाता है। आप चाहे तानसेन के काल से देखें, अकबर के शासन काल से और अभी तक आते आते पहला संगीत महाविद्यालय, विश्व का पहला म्यूजिक यूनिवर्सिटी, सॉरी विश्व की नहीं कहूंगी, ग्वालियर की, मध्य प्रदेश की हम बात करें, प्रदेश में पहली म्यूजिक यूनिवर्सिटी। और बेहतरीन से हमारे पास राग गायक रहे जिन्होंने एक घराने स्टार्ट किए, हसुअद्दू का केंद्र हो या
फिर कृष्ण राव पंडित जी हो, सब बिल्कुल। ने अपनी एक छाप छोड़ी म्यूजिक के क्षेत्र में, और इस चीज को लेकर हम बहुत रिच हैं क्योंकि ऐसे लोगों ने ग्वालियर की धरा पर जन्म लिया। तो इसी के साथ खुश तो हम सभी हैं ग्वालियर को म्यूजिक सिटी घोषित किए जाने के बाद। लेकिन मैं मैम आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक इंटरव्यू में मुझे लगता है आपसे इंटरेक्शन मेरा सबसे कम हुआ है। ये एक जर्नी है जो सर के साथ आपने तय की है। आफ्टर मैरिज आप क्या समझती हैं मैम, क्या चैलेंजेस लाइफ में आते हैं? एक एज अ लेडी बात करूं मैं आपसे, एज अ गृहिणी बात करूं, क्या चैलेंजेस आए आपको आपके करियर को आगे बढ़ाने में, और क्या कहना चाहेंगी उन लेडीज को जो अभी आपको सुन रही हैं? चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं कि बच्चों को संभालना, जी। फिर साथ में फैमिली में भी होते हैं, जैसे सासू माँ है, फैमिली है, ये है, काम है, सारे चैलेंजेस बहुत होते हैं। जी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इनका डिवोशन बहुत ज़्यादा इस साइड है कि नहीं, म्यूज़िक में कुछ करना है। साथ में मैं भी फिर इनका साथ देती चली गई, तो आगे लगा कि नहीं, हम इसमें कुछ कर सकते हैं। बैजा ताल के प्रोग्राम हुए या और भी हम सब जगह सिटीज़ में जाते हैं, करते हैं, तो ये लगता था कि नहीं, कुछ करना है, कुछ नया करना है। जैसे इन्होंने बताया, हमने रिकॉर्ड बनाया जो उस टाइम, तो ये लगता था कि सब लोग गाते हैं 2 घंटे, जब ये 4-4, 5-5 घंटे गा लेते थे तो मुझे लगता था कि नहीं, हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। जी। फिर हमने अपने स्टूडियो में उसे प्रैक्टिस किया, इन्होंने गाया। तकलीफ होती है एकदम से गाते टाइम, एकदम इतना लंबा गाना, जी। लेकिन फिर इन्होंने जब किया तो हमने वहाँ जाकर फिर जब किया, लोगों का सपोर्ट, सब लोगों का साथ मिला, तो वो करते करते निकल गया। लेकिन यही है कि सारी फैमिली को साथ लेके चलना और प्रोग्राम में भी करना कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, लेकिन होता है करते। और फिर पार्टनर साथ में हो तो ही लगता है कि चलो बढ़ते चलो। और कहते हैं ना, ठान लो तो नामुमकिन बस, कुछ भी नहीं। मुमकिन और है, शायद सब कुछ यही है। हम साकार होते हुए देख रहे हैं मैम के साथ, सर के साथ, क्योंकि जब आप एज अ कपल सामने आते हो, एज अ पार्टनर सामने आते हो, तो आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें सिखा के जाते हैं कि आफ्टर मैरिज चीजें खत्म नहीं होती, आप नई शुरुआत अपनी लाइफ में कर सकते हैं। मैं तो स्टेज में भी कहता हूँ कि जब आम दर्शकों के बीच में जी। कि आप लोग तो अपनी मुसीबतों को घर छोड़ के आए हो, मैं अपनी मुसीबत साथ लेके चलता हूँ। लेकिन ये एक ऐसी मुसीबत है सर जो आपको आगे बढ़ा रही है। दाग अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कुछ ऐसी, मतलब जीवन में ऐसे लोगों का होना वाकई में बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं। तो इसके अलावा हम बात करें सर, हर जर्नी होती है मैम, सबकी अपनी जर्नी होती है, कहीं ना कहीं से हमारे दिमाग में थॉट आता है। ऐसे में मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, आपकी इंस्पिरेशन कौन रही इस जर्नी में? मेरी इंस्पिरेशन तो यही है। इसके अलावा ये तो मेरा सिर्फ वो रख रही हैं। नहीं, ये सच है, क्योंकि मैं स्कूल और कॉलेज टाइम में फंक्शन करती थी, गाती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आफ्टर मैरिज मुझे कुछ इसमें करना है आगे। स्कूल में टीचिंग करते वक्त जैसे म्यूजिक टीचर होते थे तो मैं उनके साथ में हेल्प करती थी उन लोगों की, लेकिन आफ्टर शादी के बाद जब इनको मैंने देखा कि ये गाते हैं, फिर इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि जब तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुमने किया है, तो प्रैक्टिस करोगी तो आगे चलता जाएगा। तो जो सच है बस वही मैंने बोला है कि ये इंस्पिरेशन तो मेरी। लेकिन आजकल अब ये परेशान भी रहती हैं। ये परेशान रहते हैं कि और चूंकि और भी जो है हम न्यू कमर्स को चांस देते हैं, और भी लोग आते हैं, तो साथ ही साथ रहता है कि ये है कि और भी जो फीमेल सिंगर्स खासकर जब आते हैं, खासकर जो यंगस्टर आते हैं, तो इनकी आंखें बड़ी तनी तनी रहती हैं कि क्या है वो, ठीक से खड़े हो, ठीक से ऐसा करो, ये है। तो मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ, मैं उसको बहुत खड़े हो, अच्छे से रहो। और ऐसी ये जो प्यारी सी नोकझोंक आप सुन रहे हैं, यही जीवन में आपके जीवन को और खुशनुमा बनाती हैं। तो आई थिंक आप मान सकते हैं कि हैप्पी मैरिड लाइफ का मूल मंत्र होता है ये, हंसते रहिए, खेलते रहिए, झगड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सर, जैसे कि अभी हमने बात की आपकी, बात करें कोविड का दौर, एक ऐसा दौर था जहाँ पर लोग अपने घर में बंद थे, उस टाइम पे आपने म्यूजिक को लेकर काम किया, क्या वो जर्नी थी और कैसे आपने वहां पे कोप अप किया, कैसे अपना कंट्रीब्यूशन? देखिए, कोविड का जो टाइम था, खासकर जब पहला जो लहर था, देखिए पहली लहर और दूसरी लहर में जो बेसिकली अंतर था, पहली लहर में खतरा कम था, डर लोगों को ज्यादा था। जी। आपने भी उस वक्त फेस किया। आपको कोरोना हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो आप अपना बताइए। नहीं हुआ, बच नहीं हुआ, तो मुझे भी नहीं हुआ, ना इनको हुआ। और दूसरी लहर में खतरा ज्यादा था लेकिन लोग डरते कम थे। जी। उस वक्त थोड़ा सा डर कम हो गया था। पहली लहर में यह था कि दूर से भी पता चल जाए कि जैसे पहला जो ग्वालियर का पेशेंट था वो चितकपुरी में निकला था, जी। और उस एक पेशेंट के कारण मैं समझता हूँ कि 10-10 किलोमीटर तक लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। बिल्कुल। जबकि उस वक्त बेसिकली खतरा कम था, लेकिन चूंकि जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो लोगों में डर बहुत था। तो उस वक्त जो है मध्य प्रदेश पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ,
लेकिन उस वक्त जो है मध्य प्रदेश शासन ने बहुत अच्छा काम किया और पुलिस डिपार्टमेंट ने, खासकर एक पुलिस की इमेज होती है, एक रफ टफ इमेज होती है, कई लोग बहुत आरोप भी लगाते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने, मैं क्या समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस ने और भी स्टेटों की पुलिस में, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं लूँगा, अपनी इमेज बिल्डिंग का बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ कि कई लोग को उन्होंने, किसी का कोई बाहर रहते थे किसी को फाइनेंशियली मदद करना, किसी का बर्थडे है तो उसको केक ले जाके देना और लोगों के मन से डर निकालना कि कैसे किया जाए, लोग डरते थे, लोगों को अवेयर भी करना और डर भी निकालना जी। तो चूंकि मैं पब्लिक डोमेन में प्रोग्राम करता था तो मेरे पास कॉल आया कि क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई आदेश नहीं था, बोले साहब आप हेल्प कर सकते हैं। साहब क्यों नहीं कर सकते हैं? आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं चलता था तो मैंने बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट का आनंद लिया। मेरे साथ कम से कम मुझे 70 से 80 पुलिस वाले घेर के चलते थे। जैसे एक Z+ सिक्योरिटी की लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो मुझे बिल्कुल घेर के चलते थे और सब लोग सर पे कोरोना का जो वायरस वाला हेलमेट था उसको लेके चलते थे। और मैं अलग अलग सोसाइटी में, DV सिटी, सन वैली, हमारे सांसद जी का निवास स्थान, कई पब्लिक प्लेसेस में मुझे ले जाते थे। तो मैं वहाँ पर जो है अपने साउंड सेटअप के साथ जाता था और लोगों को कोरोना के प्रति अवेयर भी करता था और कुछ देशभक्ति और सामाजिक गीत भी। और लोग तब भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, अपने घरों की खिड़कियों से झांक के हल्का सा देखते थे और फिर वहीं से उस चीज़ को सुनते थे। तो वो, और ये हमें बहुत डांटती थी, ये क्या कर रहे हो तुम, कुछ हो गया तो, अन्य का ज़्यादा हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा। लेकिन एक नया करने का जो जुनून था उस वक्त कुछ था जी। तो वो हमने उस चीज़ को वहाँ पर हमने किया। और सेकंड लेयर में भी उन्होंने कॉल किया था कि आइए कि कुछ करें, तो मैंने कहा साहब अब वाकई में खतरा ज़्यादा है, अब थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो अब जो है अब खतरा ज़्यादा है। तो पहले बार में तो खतरा कम था, डर ज़्यादा था, तो अब खतरा ज़्यादा है। तो फिर जो है कुछ एक आध 2 इवेंट्स मैंने सेकंड में भी किए, लेकिन सेकंड पे फिर वो नहीं। लेकिन फर्स्ट ईयर में मैंने काफ़ी, मैं समझता हूँ 25-30 प्रोग्राम मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी किए जी। तो सर जैसे कि अभी आज हमने बात की आपकी जर्नी के बारे में, आपके बारे में, अब जब आप लोग यहाँ आए हैं तो कुछ एक हमारे लिसनर्स के लिए हो जाए आप दोनों के, तो कोई आपकी पसंद का गाना? बहुत सारे ऐसे कोई गीत हैं जो लिए सकते हैं। अब तो आप गाती हैं कि नहीं गाती हैं? मैं पुराने गाने मैंने कम सुने, बट हाँ आप अपनी चॉइस हो, क्योंकि इस वक्त तो जो आपकी पसंद, नहीं आप मैम की पसंद का, मैम आप नहीं, आप देखिए वही शिकायत इनकी रहती है। तभी तो मैम आज मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप दुनिया के लिए गाते हैं, मैम के लिए नहीं गाते, तो आज गूंज आपको मौका दे रहे हैं, मैम के लिए कुछ। मैं तो आपके लिए गाऊंगा। बिल्कुल सर, सौभाग्य में। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी कोई चॉइस बताइए गाने की। चलिए मुझे मेरा मैं देखता हूँ मैं अपने एग्जाम में पास होता हूँ कि नहीं। एनी सॉन्ग्स, लता, आशा, किशोर, मुकेश। मैं आपको चीज़ बता दूं, मेरे रफ़ी साहब के तकरीबन 8000 से गीत ज़्यादा मेरे रेडी हैं जी, सब माइंड पे हैं। आप कोई भी गीत, एनी, लता, आशा, जरूरी नहीं, वी आर नॉट सिटिंग फॉर द रफ़ी साहब। आपको जो मुझे अभी कोई भी क्लिक नहीं कर रहा है, तो मैं यही आपसे इंसिस्ट करूंगी जो आपके पसंद का हो या जो आपको फेवरेट लगे, जो अब ये सुनाएंगे। चलो, कल करवा चौथ थी तो इसलिए आज कोई वैसा गाना गा देते हैं, और क्या। एक तेरा साथ। अरे कोई भी उठा लेते हैं। तो लेकिन एक गीत तो हम आपके लिए जरूर लेंगे, छोटा सा, एक छोटा सा तरन्नुम के साथ। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह जले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। लेकिन ये गीत तुम्हारे लिए नहीं था। इनकी आंखें में जब देखता हूँ ना तो मुझे रवाया सिलर के जय लंकेश ध्यान आते हैं।
ध्यान है आपने रवायत देखा है? हाँ, बिल्कुल। देखा है? उसमें जो जय लंकेश बोलती थी पीछे खड़े होके, अगर इनको जय लंकेश में गाया कर दिया तो कैसी लगेंगे? नहीं सर, मैम बाकी में बहुत प्यारी और हाँ। उससे ज्यादा सुंदर उनकी आंखें, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, मैम, ये सर ने कहते तो हैं गा ट्रक दिया। की हेडलाइट्स होती है ना जैसे, अरे नहीं, जब गुस्सा करती है तो वैसी हो जाती है। बट बाकी में मैम आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। तो सर ने तो आपके लिए गा दिया, आपके थ्रू हो जाए सर के लिए कुछ तो बोला। चलो तुम स्टार्ट करो। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। नाम ले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। नाम मिले संसार, नाम मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। मुझे नहीं आता बट मैंने ट्राई नहीं, किया। आप कोशिश कर रही थी, बस थोड़ा सा कॉर्ड जो था वो नीचे की ओर था, बाकी कुछ नहीं। तो सर आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजों को जाना, गाने सुने, बातें की। आप जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहते मैं ग्वालियर वालों से यही कहूँगा, और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जो आपका जो गूंज जो एफएम स्टेशन है, जी। निश्चित तौर पे जो है, हालांकि ग्वालियर में और भी एफएम स्टेशन हैं, प्रतिष्ठान हैं, लेकिन आप लोग जो है इस तरह की कल्चर एक्टिविटी को लोग आप बढ़ावा दे रहे हैं। और मेरी एक आपसे बिल्कुल एक सर झुका के निवेदन है, चूँकि म्यूजिकल सिटी अवार्ड हो चुका है, तो जिन जिन का भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एज ए दर्शक ही क्यों ना हो, जी। मैं पार्टिसिपेंट की बात नहीं कर रहा जी। हूँ, जो अच्छे दर्शक हों, अच्छे ये हों, मैं चाहूँगा कि उनको भी आप यहाँ पर उनको बुलाएं, उनको भी दें। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि इतने आपको ग्वालियर के अंदर इतने आपको संगीत के परफॉर्मर, अच्छे बेहतरीन परफॉर्मर मिलेंगे कि आपको 24 घंटे भी डेली अगर आप इंटरव्यू लेते रहेंगे तो आपको कम पड़ जाएगा। जी। तो आपने मेरे ख्याल से पहला इंटरव्यू मेरा ही है एज ए म्यूजिकल अवार्ड होने के बाद, कि अभी किसी नहीं म्यूजिकल तो चलिए के मेरा बाद स्टार्ट हुआ, आपने दिया है मुझे, मेरे लिए बड़ी खुश किस्मती है कि आपने मुझे जो है इसको दिया। लेकिन ग्वालियर शहर, आप लोग हम हैं, हम आपकी वजह से हैं। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आप दर्शकों का प्यार जो मिलता है, और आप लोग जितने गंभीरता और संजीदगी के साथ जो है मुझे सुनते हैं और दूसरे लोग को भी सुनते हैं, ये जो भी कुछ हुआ है ये हमारे ग्वालियर के दर्शकों के कारण हुआ है। वरना हम लोग क्या खाली दीवारों में क्या गाएंगे आप, जी। है ना जी। तो बहुत अच्छी बात कही सर ने, बिना दर्शकों के कुछ भी संभव नहीं। तो ग्वालियराइट्स एक मुलाकात में ये था आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। चलिए, बाय।